एक कैफी आजमी का एक शायरी है सर कि बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। 2012-13 का एक डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स है सर, और पीएसी के मेंबर होने के नाते प्रत्येक बार जितनी बार मीटिंग होती है लगातार, ये पिछले जब से ये यूपीए की सरकार बनी तब से उसने इस देश के साथ क्या न्याय किया है, किस तरह की उसकी फंक्शनिंग रही है, फाइनेंशियल फंक्शनिंग रही है, इसका एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण है सर। एफडीआई इन मल्टी ब्रांड, एफडीआई इन मल्टी ब्रांड जिसका कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही। लोगों को लगा कि क्यों विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध है। गांव गरीब किसान में यदि किसी को कोई काम नहीं मिलता है सर तो लोग परचून की दुकान चलाते हैं, और जिस तरह से कंपनियां हैं वॉलमार्ट, किंगफिशर, टेस्को, इस तरह की जो कंपनियां आती हैं, एक रिपोर्ट आया है सर, और ये अमेरिका की रिपोर्ट है कि वॉलमार्ट की जो वाल्टन फैमिली है, वाल्टन फैमिली वो 30% गरीबों के बराबर का एसेट अमेरिका में रखता है सर। हमारा देश तो गरीब है, अमेरिका की बात कर रहा हूं जहां की एफडीआई इन मल्टी ब्रांड है, जहां लोगों को कहता है कि सारा पैसा है। यदि हम लिबरलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ जानते हैं तो लोग अमेरिका का जो है पक्ष रखने का प्रयास करते हैं कि हमको अमेरिका होना चाहिए, लोगों को लगता है कि अमेरिका की तरह होना चाहिए। वहां का वॉल्टन फैमिली 30% गरीबों के बराबर का हिस्सेदार है, उसकी इतनी पूंजी है, उसका उतना पर्सनल एसेट है। और इस तरह के चीजों को जो है आप पॉलिसी के साथ बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि गरीब और गरीब होता जाए, और जिस तरह से गुलामी के, अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग मुक्त हुए हैं या सदियों की गुलामी से मुक्त हुए हैं, उस तरह से ये देश फिर से गरीब हो जाए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इतना ही नहीं किया, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। हम प्लानिंग कमीशन में यहां मिस्टर महताब बैठे हुए हैं, हम लोग जब एक बार हमने पूछा कि ये जो आप डाटा बनाते हैं कि इतने परसेंट गरीब हैं, सुधा पिल्लई प्लानिंग कमीशन की सेक्रेटरी थी, वो जब आई तो हमने कहा कि ये डाटा आखिर बनता कहां से है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पहले हम लोग जूता बना लेते हैं। उन्होंने डिपोजिशन में कहा, हमारी फाइनेंस कमेटी में कहा कि पहले हम जूता बना लेते हैं और फिर तय करते हैं कि इस जूता को पहनने वाले का साइज जो है पैर का वो क्या होगा। और यही कारण है कि हमने क्या किया, पहले गांव गरीब में आदमी अमीर बनने का सोचता था। हम लोग जब बच्चे थे तो कोई यदि आदमी कह देता था चोचो ये बेचारा है, गरीब है, तो लोग कहते थे कि गाली है। लेकिन हमने किस तरह के सिस्टम को पैदा किया, हमने मनरेगा किया। यहां बड़ी चर्चा होती है कि मनरेगा हो गया, मनरेगा हो गया। उसी तरह से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में एक फेज का बिजली सभी लोगों को गया और कहा कि गरीब जो है बिजली जलाएगा और अमीर जो है बिजली नहीं जलाएगा। बीपीएल और एपीएल हो गया, लाल कार्ड और हरा कार्ड। यदि हम एक सांसद होने के नाते गांव गरीब किसान के बीच में जाते हैं तो सब कहता है कि हमारा लाल कार्ड बना दो, हमको लाल कार्ड चाहिए, हमको जो है राजीव गांधी विद्युतीकरण से ये चाहिए। और उसके पीछे क्या कारण है, अब आप समझिए मनरेगा इतना बड़ा प्रोग्राम है सर, किस तरह का, मतलब इक्वलिटी कैसे, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब कैसे होता जा रहा है, और गरीब को गरीब कैसे रखना है, इस तरह की पॉलिसी क्या है सर। यदि आप मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को मानिए कि 100 दिन का रोजगार किसी को मिलता है, कितना रुपया मिलेगा उसको, 15,000, 17,000। साल में उसको 15,000, 17,000 रुपया मिलेगा। 1,000 रुपया मैक्सिमम, 1,500 रुपया उसको मैक्सिमम एक परिवार को मिलेगा। 4 आदमी को वो क्या खाना खाएगा सर, आप ये बताएं। यदि कोई बीमार पड़ गया तो वो अपने बच्चे का इलाज कैसे कराएगा सर। यदि किसी के बच्चे को यदि पढ़ना लिखना है तो बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा कहां से, कपड़ा कहां से लाएगा। तो ये जो थ्योरी है कि गरीब को गरीब रखो और अमीर को अमीर बनाओ, उसमें इस तरह की योजनाएं सर। फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो किस तरह से किसानों को परेशान करेगा। यदि 67% लोग इसी तरह से जीते रहेंगे, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया पर लेंगे, तो जिस तरह से वीरेंद्र सिंह जी इस पार्लियामेंट में बहुत हल्ला करते रहते हैं, किसानों के प्रति बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव होकर बोलते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है वो लागू हो जाए, तो आप ये बताइए कि कहां से सब्सिडी दे पाएगी सरकार। यदि 2 रुपया में 1 रुपया में 70% लोगों को यह देना है, तो जिस तरह की नीतियां लागू कर गई जिससे कि ये ड्रेन होता गया, पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म होती गई, उसका ये प्रभाव है कि इस तरह का सिचुएशन लाया गया।
इसके बाद जो लेबर मार्केट है, पूरी दुनिया में जो सवाल है कि यदि देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दुनिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो चौथा सवाल था कि लेबर मार्केट में जो है वो रिफॉर्म्स होना चाहिए, लेबर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। यदि आप मनरेगा मजदूर की बात करते हैं, यदि आप सिविल कंस्ट्रक्शन मजदूर की बात करते हैं, यदि किसान में खेत में जाने वाले किसान की बात करते हैं, या उसमें लेबर फोर्सेस की बात करते हैं, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है सर, और कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उसके लिए जो कानून बनाना चाहिए था, जो चीजें बनाना चाहिए था, ये कुछ नहीं बनाया। मैं केवल कह रहा हूं कि किस तरह की पॉलिसी पैरालिसिस आपने रखी। और जो गरीबी की परिभाषा थी, सबसे आश्चर्यजनक होता था कि जब हम पार्लियामेंट में यहां आते थे हंगामा करने के लिए, तो इस सरकार के पास सर कमेटी बनाने के पास अलावा कुछ नहीं था। कभी वो तेंदुलकर कमेटी बना लेते थे, कहते थे कि 40% लोग गरीब है, कभी वो हासिम कमेटी बना लेते थे, कभी अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बन जाती थी, कभी एनसी सक्सेना कमेटी बन जाती थी, और उसके बाद एक मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी की प्लानिंग कमीशन थी सर। वो हम तय ही नहीं कर पाते थे कि गरीब आखिर कितना गरीब है, कौन सा गरीबी का परिभाषा हम माने, प्लानिंग कमीशन का परिभाषा माने, रूरल डेवलपमेंट का परिभाषा माने, या सी रंगराजन साहब के नेतृत्व में पीएमओ की एक कमेटी बन गई थी उसकी परिभाषा माने। इस तरह के सिचुएशन में जो है इस यूपीए ने चार्ज लिया सर, और ये एनडीए ने चार्ज लिया सर। इसके बाद अभी बड़ी हंगामा हो रहा है सर, बड़ी हंगामा हो रहा है कि जीएसटी आपने ब्लॉक कर दिया, हमने इसीलिए ब्लॉक कर दिया। जीएसटी के बारे में मैं कुछ तथ्य इस सदन को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस फाइनेंस कमेटी का मेंबर था। जीएसटी हमारी कमेटी के सामने आया सर, और हमने 2012 में इस जीएसटी की रिपोर्ट को जो है सरकार को सौंप दिया, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने सौंप दिया। यदि भारतीय जनता पार्टी उसको रोकती तो जीएसटी को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराना किसकी जिम्मेवारी थी? यदि इंट्रोडक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी इसको पास नहीं करती, तब भारतीय जनता पार्टी दोषी थी। यूपीए अपने कारणों से, प्रणब मुखर्जी साहब और चिदंबरम साहब के बीच में जो लड़ाई थी, इस कारण से वो जीएसटी को लेकर नहीं आई, इसलिए दोष उसका है, ना कि दोष एनडीए का। इंश्योरेंस सेक्टर सर, इंश्योरेंस सेक्टर में है कि भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न ले लिया, हमने कोई यू टर्न नहीं ले लिया सर, क्योंकि इसके पास, यूपीए के पास उतना बहुमत ही नहीं था जो कि इंश्योरेंस करती। इंश्योरेंस के आधार पर ये जो तृणमूल कांग्रेस के यहां बैठे हुए हैं कल्याण बनर्जी साहब और स्वागत राय साहब, इसी इंश्योरेंस के मुद्दे पर कि 26% जी एंड एक्स फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जी, उनका बारे में जो झगड़ा था, दे आर नॉट हियर। उससे क्या मतलब है? फाइनेंस मिनिस्टर तो थे, हाउ इट कैन वो फाइनेंस मिनिस्टर तो थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर तो थे। दिस इज नॉट फेयर। He is the president of the country. No. He should not be. He was finance minister also. Within this is such a this issue. He was finance minister also. This is not fair and this is not just. Question is. No. Right. No. Just please. No. इसमें इंश्योरेंस में सर, इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस क्यों नहीं पास हुआ? इंश्योरेंस इसलिए नहीं पास हुआ कि इंश्योरेंस में तृणमूल कांग्रेस ये जो है उसका विरोध कर रही थी और उसने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। डीएमके के मंत्री जो है 2G के कारण मंत्रिमंडल से बाहर चले गए थे, और जब डीएमके बाहर चली गई थी सर, जब तृणमूल कांग्रेस ने जो है अपना समर्थन वापस लेने का जो है धमकी दे रखा था, उसके मंत्री बाहर चले गए थे। जब यूपीए के पास इतना कोई यहां बहुमत ही नहीं था, तो किस आधार पर इंश्योरेंस पास कर लेते? यदि हम किसी लेजिस्लेशन को पास कराने की बात करते हैं सर, तो हम अपने दम पर करते हैं कि एनडीए के पास इतनी संख्या है, एनडीए के समर्थन के साथ इतनी संख्या है, किस बात का दोष? इसी तरह से आपको ध्यान दे दूं सर, चूंकि आप भी उस सदन के सदस्य थे, जब पेंशन फंड बिल यहां आया और जब सीपीएम के हमारे मित्रों ने और सीपीआई के मित्रों ने इसी सदन में खड़े होकर उस पेंशन फंड का विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं था जो कि दौड़कर आया यहां जो अभी राष्ट्रपति महोदय हैं और उस वक्त तत्कालीन जो वित्त मंत्री जी थे, उन्होंने जो है हमारी तरफ देखा, क्योंकि उस तरफ कांग्रेस के तरफ जो आज कोरम की बात करते हैं, कांग्रेस के पास उतनी संख्या ही नहीं थी जो कि वो बिल को इंट्रोड्यूस भी कर पाते। मैं उधर से दौड़कर आया, हमारे नेताओं ने, अडवाणी जी ने और सुषमा जी ने कहा कि जाके प्रणब दा को बोल दो कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो देश हित में कोई भी कानून पास कराने को तैयार है, और हमने पेंशन फंड को यहां पास कराया। डायरेक्ट टैक्स कोड
एक बहुत बड़ा लेजिस्लेशन है सर 1961 का जो है डायरेक्ट टैक्स कोड को जो है बदलने की बात है। उसके लिए हमारी यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने एक नहीं दो बार उस डायरेक्ट टैक्स कोड को देखा। उसको कॉर्पोरेट बिल जो अभी 1956 का बदला हुआ है सर, यदि कॉर्पोरेट बिल भी पास हुआ तो हमारे सहयोग से हुआ, यदि लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ हमारे सहयोग से हुआ, राइट टू एजुकेशन पास हुआ हमारे सहयोग से हुआ, मनरेगा पास हुआ हमारे सहयोग से हुआ। सो जब हमने, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जब हमने आपको लेजिस्लेशन पास कराने में इस देश के लिए गांव, गरीब, किसान, महिला, आदिवासी, दलित, इन सबों के लिए जब इतना मदद किया, तो क्या ऐसा कारण है कि जीएसटी यदि आज हम पास कराना चाहते हैं तो आप कोई न कोई मुद्दा लेकर जो है हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं। आपने देखा मैडम, जो कल का जो प्रोवोकेशन क्या था, हमने सोचा खरगे जी बताएंगे कल प्रोवोकेशन क्या था। कोई नोटिस नहीं दिया, आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं है वो क्यों हंगामा कर रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं।